सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। चांद सितारा न्यूज़ के प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ मैं सजाद खान जदून। नाजरीन, 19 अप्रैल को कराची के एक हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। ये सीट फैसल वावडा के इस्तीफ़ा देने पर खाली हुई थी। 2018 के कौमी इंतखाबात में ये सीट फैसल वावडा ने शहबाज शरीफ को शिकस्त देकर हासिल की थी। आज 2021 यानी 3 साल बाद PTI दोबारा ये सीट हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा कुछ यूँ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदूखेल 16,156 वोट लेकर पहले नंबर पर आए हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल हैं। उन्होंने 15,473 वोट हासिल किए हैं। पहले और दूसरे नंबर के दरमियान महज 683 वोट का फ़र्क है। तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक के नज़ीर अहमद रहे। उन्होंने 11,125 वोट हासिल किए। चौथे नंबर पर मुस्तफ़ा कमाल आए। उन्होंने 9,227 वोट हासिल किए। मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम कराची, दूसरे लफ्ज़ों में कराची के मेयर रहे हैं। दौरान मेयरशिप वो कराची में तरक्याती कामों के हवाले से बहुत एक्टिव रहे हैं। वो खरी बात और खरे कामों के हवाले से खासे मशहूर हैं और तहरीक इंसाफ अपनी ही छोड़ी हुई सीट पर दोबारा इलेक्शन में 5वें नंबर पर आई है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी ने 8,922 वोट हासिल किए हैं। MQM उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद मुरसलीन महज 7,511 वोट हासिल करके 6ठे नंबर पर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 6ठे नंबर पर देखकर मुझे वो दौर नज़र आ रहा है जब MQM कराची के तमाम इंतखाबात में तकरीबन क्लीन स्वीप करती थी। अल्ताफ़ हुसैन का उम्मीदवार हमेशा जीत की पोजीशन में होता था, लेकिन आज ये हैसियत है 6ठा नंबर भी मुश्किल से हासिल हुआ है। 2018 के इंतखाबात में PTI ने कराची की कौमी असम्बली की 21 में से 13 सीटें जीतीं, जिससे 2018 में PTI की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज 2021 में तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर है। 2018 में NA 249 पर PTI का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से था। शहबाज शरीफ जैसी कद आवर शख्सियत ने 2018 में इस सीट पर दूसरी पोजीशन हासिल की थी और 34,626 वोट हासिल किए थे, जबकि फैसल वावडा ने यह सीट 35,344 वोट लेकर जीत ली थी। अब ऐसी कौन सी वजह हो गई कि PTI वफाक में होने के बावजूद मुकाबले से ही बाहर है? तो इसका जवाब पंजाब और वफाक में PTI की कारकर्दगी से लगाया जा सकता है। पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ के मुकाबले में एक ढीले ढाले से वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला तो उसने सूबे के बहुत सारे मामलात को देखना होता है, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को देखना होता है, वहाँ के महकमों को देखना होता है और वहाँ की पुलिस को देखना होता है, वहाँ के सेक्रेटरीज को देखना होता है। उनके तमाम महकमों को उसने देखना होता है और उनको एक रवादारी के साथ और एक समझबूझ के साथ उनको चलाना होता है। लेकिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार में ऐसी कोई भी सलाहियत नज़र नहीं आती। पहले शहबाज शरीफ कई मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहे। वो मेहनती हैं, रोबदार शख्सियत के मालिक हैं, काम निकलवाने का हुनर और सूबे के तमाम शोबों पर उन्हें कंट्रोल हासिल है। शहबाज शरीफ कई बार वहाँ के वज़ीर आला बने। वो बहुत तजर्बेकार और मेहनती वज़ीर आला हैं। वो तमाम शोबों को कंट्रोल में रखते थे और मजबूती से अपने काम करते थे। उन्हें किसी भी तरह से दबाया नहीं जा सकता था, लेकिन उनके मुकाबले में उस्मान बुज़दार में वो सलाहियत नहीं है।
कि वो पंजाब जैसे इतने बड़े सूबे को संभाल सकें। जनूबी पंजाब सूबे का वादा आज तक वफा नहीं हुआ। यहाँ तक कहा गया कि इंतखाबात के बाद फौरी तौर पर सूबा बना दिया जाएगा। ये भी कहा जाता रहा कि कुछ अरसे बाद सेक्रेटेरिएट का काम शुरू होगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं और जितने भी मेंबर जो उनके साथ शामिल हुए थे इमरान खान के साथ और वजारत उज़्मा में वोट दिए, तो उन्होंने ये सोचा था कि जनूबी पंजाब सूबा बनेगा और सेक्रेटेरिएट भी बनेगा अलग से। लेकिन आज तक ये बातें सिर्फ कागज़ों में हैं या बयानात में हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई ने बहुत सारे वादे किए थे कि पंजाब पुलिस को दुरुस्त किया जाएगा, पटवारी सिस्टम में तब्दीली लाई जाएगी और दीगर इस्लाहात की जाएंगी, लेकिन रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आता है। चीनी का बहरान आपके सामने है। चीनी कितनी महंगी हो गई और गरीब आदमी की दस्तरस से तो ये बिल्कुल बाहर हो गई। आटे का बहरान हुआ उसके बाद, और महंगाई का तूफान तो हर रोज़ से ऊंचा होता जा रहा है। अवाम की बुनियादी ज़रूरियात और हालत में अब तक अबतरी ही देखी जा सकती है, किसी किस्म का उसमें सुधार नहीं आया। नाजरीन, दूसरी जानिब सियासतदान हमेशा हारने के बाद एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। जहां जिसका जोर चलता है वो वहां सीट निकाल लेता है, और जो हार जाते हैं वो सीट निकालने वाली जमात को और उनके लीडरान के खिलाफ बातें करते हैं कि उन्होंने धांधली की, लेकिन जीतने वाला उसको बेहतर समझता है। और फिर यही अगर चक्कर उल्टा हो जाए कि जो हारे वो अपने एरिया में या अपने इलाके में या अपने सूबे में जीत जाएं, तो फिर यहाँ ये हारने वाला जो पहले जीता था अब वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। अब तो इलेक्शन पर से अवाम का एतमाद भी ख़त्म हो चुका है। वोटर टर्न आउट 15 से 18% रहा है। जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता तो मरियम नवाज़ ने कहा कि ये इलेक्शन चोरी किया गया है, और वो बड़े गुस्से में थी। उन्होंने जज्बात में आकर बहुत कुछ कहा कि शेर के शिकार इतना आसान नहीं, धांधली की दास्तान बहुत जल्द सामने लाई जाएगी और ये सीट हमारी है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने बिल्कुल सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, जबकि उनके मुकाबले में शहबाज शरीफ का लहजा सख्त नहीं था, लेकिन उन्होंने बातें की, लेकिन लहजा उनका सख्त नहीं था, उनके लहजे में नरमी थी। बिलावल भुट्टो भी कहाँ खामोश रह सकते थे। मरियम नवाज़ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ये लोग अपोजिशन की अपोजिशन कर रहे हैं, हारने का शौक है तो पीपल्स पार्टी से मुकाबला करो और हारो। बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कहा, पहले सेलेक्टर और दूसरे सेलेक्टर और इस्टेब्लिशमेंट सबका हम मुकाबला करेंगे। पहले सेलेक्टर से मुराद उनकी इमरान खान है, दूसरे सेलेक्टर से मुराद मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने दोनों को सेलेक्टर कह दिया, और पहले वो उनके साथ इत्तेहाद में थे। अब बाजी पलट चुकी है, अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत हो रही है। क्यों कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर सीट उन्होंने निकाल दी, और इस बार मिफ्ताह इस्माइल जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर आए हैं, और पीपल्स पार्टी के कादर मंदुखेल ने ये सीट जीत ली है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद ये कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट का भी मुकाबला करेंगे। पीटीआई वाले कहाँ खामोश रह सकते थे, उनका 5वां नंबर आया, वो तो बिल्कुल पूरी तरह पिट गए। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक सीट के लिए पूरा सिस्टम जरगोमाल बना लिया है। अली जैदी भी कहाँ खामोश रह सकते थे, वो बोले पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में शामिल ही नहीं थी, तो फिर वो कैसे जीत गई। नाजरीन, दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ देखा जाए तो एएनपी और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थे। कुछ अरसा कबल उनके इख्तलाफात हो गए, पीपल्स पार्टी को भी शोकाज नोटिस दिया गया, जिसका उन्होंने बुरा मनाया, और बिलावल भुट्टो ने शोकाज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। मौलाना फजल रहमान को भी इस बात पर बुरा लगा और दूसरों को भी बुरा लगा, उन्होंने भी सख्त बातें की, इधर से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सख्त बातें की गई और वो बाहर हो गए। इसी तरह से एएनपी भी पीडीएम का साथ छोड़कर बाहर हो गई।
अब 1-2 माह गुजर चुके हैं और मौलाना फजल रहमान ने यह चाहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बन जाए। अब वो कोशिश कर रहे थे, दरपर्दा भी कोशिशें कर रहे थे और सामने भी कोशिशें कर रहे थे। लेकिन अब ये जो NA 249 का इलेक्शन हुआ है, इसमें हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर फिंकार रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। अब मौलाना फजल रहमान की ये जो कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी और एएनपी दोबारा वापस आ जाए, पीडीएम का हिस्सा बन जाए, अब ये और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि वो इत्तेहाद में वापस आएंगे। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में बहुत बोलचाल आ चुका है। सियासतदान कभी भी एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। ये अगर जीत जाएं तो जश्न मनाते हैं और हार जाएं तो धांधली का इल्ज़ाम लगता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है या मुस्लिम लीग नून करती है, सारी जमातें अपने अपने हलका में ये सब इसी तरह की बातें करते हैं। जो हार जाता है वो नाराज़ हो जाता है और धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, जो जीत जाता है वो जश्न मनाता है। नाजरीन, इमरान खान ने पहले भी और अब भी 2 दिन कबल उन्होंने कहा कि ई वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई जाए, वोट कास्टिंग और वोट की गिनती का काम उससे लिया जाए। लेकिन अपोजिशन इस बात को मानने पर तैयार नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन नाकाम हो चुकी है और इससे धांधली का मामला मजीद आगे बढ़ता है। अब इस पर भी ये राजी नहीं और फिर उनको कहा गया कि पार्लियामेंट में आए और इस्लाहात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। क्यों कि इस तरह से ये कब तक चलेगा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक यही चलता आ रहा है, सियासी बहरान चलता आ रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगता है, हड़तालें होती हैं, जुलूस निकलते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है और सिस्टम इससे डिरेल होता है और तीसरी कुव्वत को आने का मौका मिल जाता है। अब ये मामला कहाँ तक चलेगा, सियासतदानों में कब शऊर आएगा, ये कब बालिग नजरी का मुजाहरा करेंगे और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ बैठ कर इंतखाबी इस्लाहात के साथ साथ तमाम सियासी इस्लाहात करेंगे और हुकूमत को हुकूमत करने देंगे और फिर अगली बार जब उनको चुना जाएगा फिर वो हुकूमत करें। इस तरह से पूरी दुनिया में होता है, इस तरह से सारा निज़ाम चलता है। हमारे पड़ोस में मोदी वज़ीर आज़म बने तो कांग्रेस ने उनकी मुखालफत की, लेकिन इस हद तक की कि बस वो मुखालफत रहे और वो उन्होंने अपना हिस्सा डाला। लेकिन उसके लिए लॉन्ग मार्च, उसके लिए जो है इस्तीफे देना, उसके लिए घेराव जलाव करना और इसी तरह से बुरा भला कहना और मुल्क को जो है ख़तरे में डालना, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ना हमारे करीब ईरान में ऐसा होता है, ना इधर हिंदुस्तान में ऐसा होता है, ना अफ़गानिस्तान में ऐसा होता है, ना चाइना में ऐसा होता है और ना तरक्की पजीर ममालिक में ऐसा होता है। न जाने हमारे सियासतदानों में कब शऊर आएगा। फिर इसके बाद जब तीसरी ताकत यहाँ गलबा हासिल कर लेती है तो फिर सबको तकलीफ होती है। जमहूरियत को डिरेल करने से बचाना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा करना चाहिए। नाजरीन, ये थी हमारी कुछ गुजारिशात। अब मैं अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।